अगर आप कभी भी किसी ट्रांसमिशन लाइन के पास से निकले होंगे तो आपने देखा होगा आपको कभी कभी हिसिंग साउंड सुनाई देती है, या अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ केसेस में आपको वॉयलेट कलर का ग्लो भी दिखाई देने लग जाएगा, वॉयलेट कलर की लाइट दिखेगी कंडक्टर के आसपास। और कुछ केसेस में यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो हिसिंग साउंड हो गई, जो वॉयलेट ग्लो हो गया, या ये जो ओजोन का फॉर्मेशन है, ये सब कुछ हम इसको कहते हैं, एक नाम से जानते हैं, जो है कोरोना। ना यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिकल कोरोना की, इससे मेडिकल कोरोना से लिंक मत करना। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर ये कोरोना क्या होता है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ जानेंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज एंड क्रिटिकल वोल्टेज, ये सब क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि कोरोना क्या होता है, तो बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ एयर का फिनोमेना, जिसकी वजह से क्या होता है, हेजिंग नॉइस होने लगती है, वॉयलेट ग्लो दिखने लगता है, और ओजोन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। ये सब के सब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जब भी होगा तो हम कहेंगे भाई कोरोना हो रहा है। तो एक वर्ड है जिसको हम लोग डेडिकेट कर दिया कि जब भी इस तरीके की चीज़ें होंगी, नॉइस होगी, वॉयलेट ग्लो होगा या ओजोन गैस का फॉर्मेशन होगा, तो हम एक शब्द से कह देंगे भाई कोरोना हो रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं ये किस वोल्टेज के आसपास होता है, तो 33 केवी के ऊपर की जो लाइंस होती हैं, बेसिकली वहां पे फिनोमेना जो होता है वो डोमिनेट करता है। कम वोल्टेज की लाइनों में भी कभी कभी ये फिनोमेना आपने देखा होगा होते हुए, वो कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं या कुछ शार्प पॉइंट्स हो गए, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर जनरली ये जो केस होता है कोरोना का, इसकी जो भी हमें बचत करनी होती है या जो भी हम एडवांस करना होता है सिस्टम को, वो हमेशा हम लोग देखते हैं 33 केवी की लाइन के ऊपर को। तो दिस इज द व्हाट इज कोरोना, दिस इज द होल डेफिनेशन। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ ये कैसे होता है, स्टेप में इसकी बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टर की, जिसके अंदर सारा का सारा करंट जो होता है वो कंडक्टर के सेंटर में फ्लो कर रहा होता है, यानी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होता है, सेंटर नहीं। स्किन इफेक्ट के कारण उसके आसपास हो, जो भी हो, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, और आसपास की एयर जो होती है एक्ट एज एन इंसुलेटर। ना अब क्या होता है, धीरे धीरे जब हाई वोल्टेज पे हम जाते हैं तो एयर जो होगी वो आयनाइज होना शुरू होगी ना। एक बार एयर का आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा करंट जो होता है वो डिस्चार्ज होने लगता है एयर के थ्रू, क्योंकि जब एयर आयनाइज हो गई तो एयर एक्ट एज एन कंडक्टर। तो ऐसे में क्या होगा, जो मेजॉरिटी करंट होता है वो कंडक्टर के अंदर ही रहता है, लेकिन माइनॉरिटी में करंट जो होता है वो आसपास की एयर के थ्रू होकर जाने लगता है, जिसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज अकर हो जाता है, यानी कि होने लग जाता है। ऐसे केस में हमें साउंड सुनाई देती है, हम कहते हैं हिसिंग साउंड सुनाई दे रही है। और जब वोल्टेज अच्छा खासा कंडक्टर के ऊपर अप्लाई वोल्टेज जो होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी क्या है, माइनॉरिटी में करंट जा रहा है, फिर क्या होता है, मेजॉरिटी में करंट जाने लगता है, और ऐसे केस में हमें वॉयलेट ग्लो भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो O3 दिख रही है आपको, ओजोन गैस का फॉर्मेशन भी होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज के लेवल बढ़ाते जाओगे, एयर का आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा, एयर इंसुलेटर जो होती थी वो कंडक्टर में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और वैसे वैसे हमें कोरोना के कह सकते हो डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे उसके स्टेप हैं ना। इन सारे स्टेप्स को मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी इस लेक्चर के अंदर, काफ़ी पसंद किया जा रहा है इस लेक्चर को। इस लेक्चर को आप जरूर देखें, 5 मिनट तुम्हें अपनी केवल ज़िंदगी के निकालने इसको देखने के लिए, पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर कोरोना कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे चर्चा करी है ना। इस लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं कोरोना के पीछे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कोरोना के अंदर निकल के आता है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअल में जो है वो एक ईएमटी का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। कोरोना को समझने के लिए एक सिंप्लीफाई मैं वे में अगर समझाऊं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कंडक्टर की सरफेस पे जो होता है जी, इसको हम कह सकते हैं दिस बेसिकली सिग्निफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी इंटेंस है, ठीक है, कितनी स्ट्रांग है। तो मान के स्ट्रांग के साथ साथ कितनी डेंस है, डेंसिटी बढ़िया वर्ड है। तो इंटेंसिटी बेसिकली ये बताता है कि कितनी पास पास लाइंस हैं। जैसे इसको फिगर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंडक्टर है और उसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, तो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे देखने को मिली। अब सेम कंडक्टर के ऊपर अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइंस जो होंगी वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगी और काफ़ी डेंस लाइन देखने को मिल रही। नाउ अगर हम बात करते हैं तो राइट वाली साइड का जो कंडक्टर है, जिसके सेम कंडक्टर है लेकिन राइट वाली साइड में क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में मुझे जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसकी इन दोनों कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट वाला जो कंडक्टर है जिसके अंदर कम चार्ज है वो लो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे है, और राइट वाला जो है वो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट पे है। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी हमने क्या समझा था, इंटेंसिटी दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सर लेफ्ट वाले कंडक्टर में हम लोग क्या, अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इर्रेगुलर कंडक्टर होगा तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसको भी जरा समझ लेते हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना।
मान के चलते हैं मैंने कंडक्टर को यूनिफॉर्म लेने की जगह कुछ इस शेप का ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो बॉडी है उसकी वो तो राउंड है, लेकिन कुछ जगह उसकी शार्प एजेस हैं ना। ऐसे में अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो हम सब जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है कि भाई चार्ज जो होते हैं वो जो तुम्हारे शार्प एजेस होते हैं वहां पे ज़्यादा इकट्ठे होंगे। तो जब वो वहां पे ज़्यादा इकट्ठे होंगे, तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, तो ऐसे केस में जो शार्प पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा इंटेंस होगी, ज़्यादा पास पास लाइन्स देखने को मिलेंगी। और जो कह सकते हो स्मूथ सरफेस होगी, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी काफ़ी दूर दूर देखने को मिलेंगी बिखरी हुई। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि अगर हम कंडक्टर की शेप को यूनिफॉर्म ना लेके इस तरीके का अनसिमेट्रिकल ले लें, तो जो शार्प पॉइंट्स होंगे इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि कंडक्टर की सरफेस की बात करें तो जो शार्प सरफेसेज होती हैं वहाँ पे हमें हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, और वहीं पे जो राउंड सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, वहाँ पे लो पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा और कम करने के लिए हमें चार्जेस को बढ़ाना और कम करना पड़े। हम शेप चेंज करके भी, यानी कि अगर हमारे पास एक अनइवन सरफेस शेप का सरफेस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो उसकी शार्प एजेस होंगी वहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, और जो उसकी स्मूथ सरफेस होगी वहाँ पे लो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी बहुत इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे। इसकी यूनिट याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट होती है वो वोल्ट पर मीटर में इसकी यूनिट को नापा जाता है। नाउ अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ये क्या होती है इसको जरा समझते हैं। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पे इंसुलेटर अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को खो देगा और कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। बड़ा ध्यान से समझना, यानी कि ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, पर वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, यानी कि वो सर्टेन वैल्यू जिस पे इंसुलेटर जो है वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी खो देगा। यानी कि देखो नाम है ना ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, तो हम सब जानते हैं कि इंसुलेटर एक सर्टेन लेवल तक ही बर्दाश्त कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और उसके बाद क्या होता है वो पंचर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो लूज कर देता है, और इसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करी जाती है, यानी कि वो हद पोटेंशियल ग्रेडियंट की जिस पे इंसुलेटर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी यूनिट भी वोल्ट पर मीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान के चलते हैं एयर को हम बात कर लेते हैं, तो एयर जो होती है ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी, और इसका मान लेते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो जी नॉट है, ठीक है। जी नॉट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कह लो, या कह लो वो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ये बर्दाश्त कर सकती है और फिर भी इंसुलेटर बनी रह सकती है, ठीक है। यानी कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगी। नौ अगर इसी सेम एयर को मैं क्या करूं, दो कैप्स्टर प्लेट के बीच में रख दूं, या कह सकते हैं एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दूं इस एयर के अक्रॉस, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्ट पर मीटर के हिसाब से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो एक वो पोटेंशियल ग्रेडियंट एयर का है जिसमें वो सर्वाइव करेगी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को जो रिप्रेजेंट करता है, और एक है सप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर हमारा जो सप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हो गया ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर से, यानी कि जो जी सप्लाई है, जी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जी एस का मतलब हो गया सप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, और जी नॉट का मतलब हो गया ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर। यानी कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको एयर बर्दाश्त कर सकती है वो जी नॉट हो गया, और जी एस क्या है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अप्लाइड वाला जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हो गया जी नॉट से, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो तुम्हारी एयर है वो अपनी ब्रेकडाउन हो जाएगी और कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगी, और ऐसे केस में हमें ये स्पार्किंग, इस तरीके की एक शार्प स्पार्किंग देखने को मिलेगी ना। ये जो स्पार्किंग देख रहे हो ये क्यों हुई है, ये एयर का आयनाइजेशन होने से हुई है, या कह सकते हो एयर के फेलियर होने की वजह से हुई है, या एयर के ब्रेकडाउन होने की वजह से हुई है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या चीज कंक्लूड करके ले जा सकते हो एक पॉइंट में, कि एयर इंसुलेटर की तरह वर्क करेगी तब तक जब तक कि उसके ऊपर जो सप्लाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि जो अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कम हो उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से। तो जब तक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के नीचे काम करोगे तब तक कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जाओगे तो एयर फेल हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, यानी कि हमने क्या देखा कि अगर कंडक्टर है और उसके जो शार्प एजेस हैं, तो शार्प एजेस पे जो होंगे वहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और जो स्मूथ सरफेस है वहाँ लो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो बेसिकली जो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यहाँ की आसपास की जो एयर है उसके ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो सप्लाई होने वाला है वो ज़्यादा है। तो ऐसे केस में इस कंपेयर टू द ये वाले एयर की जहाँ की लो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ऐसे केस में ये वाली जो एयर है जो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के आसपास की जो हवा है उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू द उस एयर के जो कि दूर है, यानी कि जो लो पोटेंशियल ग्रेडियंट के
कंडक्टर के सरफेस के पास है, तो इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि जो भी कह सकते हो ब्रेकडाउन होगा या एयर का जो आयोनाइजेशन होगा जिसकी वजह से कोरोना हो रहा है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शार्प एजिस पे होगा कंडक्टर की, कंपेयर टू द स्मूथ कंडक्टर की सरफेसेस पे। देखो देख सकते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ अप्लाई हो रहा है, एजेस पे अप्लाई हो रहा है, शार्प एजेस पे, शार्प पॉइंट्स पे। तो ऐसे केस में वहां की एयर ज्यादा चांसेस हैं उसके टूटने के। तो इसीलिए जो कोरोना की प्रोटेक्शन लगाओगे, अगर आने वाले समय में उसको सीखेंगे, यानी कि कोरोना के चांसेस कहाँ होने के हैं, शार्प एजेस पे। तो जो प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे वो भी कहाँ करोगे, तो शार्प एजेस जो होगी यहीं पे कोरोना की प्रोटेक्शन अप्लाई करी जाएगी। यानी कि वो शार्प पॉइंट्स पे ही कोरोना होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और तुम्हें अगर प्रोटेक्ट करना हो तो स्मूथ सर्फेसिस को कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो शार्प पॉइंट्स हैं उसको तुम्हें कोरोना से बचाना पड़ेगा। तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे देंगे, कोरोना रिंग से प्रोटेक्शन देंगे। इनको इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर आने वाले समय में बनाऊंगा, कोरोना रिंग कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो यहाँ तक हमने क्या करा, अब तक हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ लिया, हमने ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ समझ ली, और इन सबको मिला के हमने ये भी सीख लिया कि एयर कब ब्रेक और कहाँ ब्रेकडाउन हो सकती है। ठीक है ना, अब ये जो कोरोना रिंग कह रहा हूं ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आपने देखा होगा ये जो रिंग है ये सारे के सारे शार्प पॉइंट्स पे हमें देखने को मिलेगा। ना आगे चलते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, इसे इंसेप्शन, कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीसी से। तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली ये फेज वोल्टेज है, देखो मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जिस पे कोरोना होगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वो फेज वोल्टेज हो गया। ठीक है, जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होता है ना कि सर लाइन है कि फेज है, तो ये फेज वोल्टेज है, यानी कि वो मिनिमम फेज वोल्टेज जिस पे कोरोना होने लग जाएगा। कोरोना से मतलब है हिसिंग साउंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात है, तो हिसिंग साउंड स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जरा इसको फाइंड आउट करते हैं। मान के चलते हैं कंडक्टर हमारे पास दो, और ये कंडक्टर जो है वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ऐसे केस में जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं वो दोनों की दोनों, उनका जो रेडियस है वो आर है। ठीक, तो ऐसे केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि हमें कंडक्टर की सरफेस पे देखने को मिलेगा जी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी वी सी डिवाइड बाई आर इंटू एल एन डी बाई आर। नाउ यहाँ पे एल एन क्या है, ये लॉग ई है, समझ में आ गया होगा, एक्सपोनेंशियल वाला आई थिंक। ठीक है, तो एक होता है लॉग 10 होता है, वो नहीं है, यहाँ पे एल एन है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं बता दे रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एल एन है। ठीक है, एक होता है लॉग 10 वाला, वो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम कंडक्टर की सरफेस के आसपास, यानी कि यहाँ पे कंडक्टर की सरफेस के आसपास अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करें तो वो निकल के आएगा वी सी डिवाइड बाई आर इंटू एल एन डी बाई आर। ठीक है, ना यहाँ पे ये जी क्या है, तो जी बेसिकली आसपास की जो एयर है उसकी ब्रेकडाउन की बात हो रही है। आसपास क्या है, एयर ही तो है। तो अगर हम इसको कोरोना में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कोरोना होने के लिए इस एयर का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल रहे हैं कंडक्टर की सरफेस के अक्रॉस, इसको इक्वेट कर देते हैं जी नॉट से, यानी कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर। क्योंकि जब ऐसा ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है जी और एयर ब्रेकडाउन होगी जी नॉट पे, तो जब हम इनको इक्वेट कर दें या इक्वल कर दें तभी तो कोरोना होना स्टार्ट होगा। तो कोरोना का जो फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं कि जिस वोल्टेज पे कोरोना होगा उसके अंदर हम लोग जो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे थे उसे इक्वेट कर देते हैं जी नॉट से। ठीक है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर से। ठीक है, तो जिसपे कोरोना होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं जी नॉट आ गया ना। अब जी नॉट, अगर जी नॉट की वैल्यू की बात करें तो जी नॉट की जनरली जो वैल्यू होती है जिसपे ब्रेकडाउन एयर होती है, वो अगर हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्रेशर, अगर ये दोनों चीज़ें रखते हैं, यानी कि एक जनरल जो कंडीशन होती है रूम में हमारे, अगर इस कंडीशन पे देखें तो एयर ब्रेकडाउन होती है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर मैक्सिमम वोल्टेज पे, यानी कि पीक वोल्टेज अगर इतना हो गया, या फिर कह सकते हैं 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर अगर आरएमएस में बात कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अभी तक समझ में आ रही क्या चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे कह सकते हो तुम्हारा कोरोना होगा। तो कोरोना होने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है कोरोना होने के लिए सप्लाई वोल्टेज जो है वो होना चाहिए वीसी के बराबर। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे वीसी पुट कर दिया। दूसरी चीज, कोरोना होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमें कंडक्टर की सरफेस पे मिल रहा है जी, वो मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए जी नॉट से, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एयर कह लो या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर कह लो। तो इसीलिए हमने जी को रिप्लेस कर दिया जी नॉट से। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जी नॉट ले आएंगे, जी नॉट इक्वल टू क्या हुआ वी सी, सप्लाई वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया कोरोना वोल्टेज से, डिवाइड बाई आर इंटू एल एन डी बाई आर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वीसी क्या है, वीसी वो वोल्टेज जिस पे कोरोना होगा,
और जी नॉट क्या है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर है, यानी कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पे कोरोना होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि एयर आयोनाइज हो जाएगी। नाउ अब इसको निकाल लेते हैं जरा। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों को शफल करें तो निकल के आएगा हमारे पास वीसी, यानी कि वो वोल्टेज जिस पे कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, हिसिंग साउंड सुनाई देने लग जाएगी, वीसी इक्वल टू जी नॉट आर एल एन डी बाई आर। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें मिस हो गई। सबसे पहले हमने अभी पीछे देखा था कि कंडक्टर की अगर सरफेस अनइवन है तो वहां पे कोरोना की जो वोल्टेज होगा या कोरोना की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी कर जाएगा। तो कुछ पॉइंट पे पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, कुछ पे कम होगा। तो ऐसे केस में हमने जो कंडक्टर था उसकी स्मूथनेस को कंसिडर नहीं करा, यानी कि वो कहाँ पे स्मूथ है कहाँ पे रफ है ये तो कंसिडर ही नहीं करा इस फॉर्मूले में, पहली गलती। दूसरी गलती, हमने एयर की डेंसिटी को कंसिडर नहीं करा। हमने ये नहीं देखा कि भैया एयर कितनी डेंस है, एयर की डेंसिटी कम है, बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें फैक्टर हमने एयर की डेंसिटी को भी इंक्लूड नहीं करा। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या होगा, ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर को भी मिला दें तो कंडक्टर की स्मूथनेस को अगर एम से रिप्रेजेंट करें और एयर की डेंसिटी को डेल्टा से, और इन दोनों फैक्टर को मिला के मॉडिफाई कर दें फॉर्मूला, तो नया फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो वी सी इक्वल टू एम जी आर डेल्टा एल एन डी बाई आर। ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम वो वोल्टेज पता करने पे जिस पे कोरोना होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर एम की बात कर लें तो एम की वैल्यू 1 होगी अगर पॉलिश्ड कंडक्टर ले लो, बिल्कुल स्मूथ मस्त कंडक्टर है। 0.98 और 0.92 के बीच में रहेगी अगर डर्टी कंडक्टर है, यानी कि स्मूथ तो था, पॉलिश लेके आए थे लेकिन धूल उल लग गई है। और सबसे पुअर होगी 0.87 से लेके 0.8 अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर लोगे। स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये क्यों प्योर होती है इसको आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा जब मैं फैक्टर्स बताऊंगा कोरोना जिससे अफेक्ट होता है। तो ये बड़ी समस्या है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडक्टर अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ये हो गया ना। अगर एयर डेंसिटी की बात कर लें, एयर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 3.29 बी डिवाइड बाई 273 प्लस टी। यहाँ पे बी है बैरोमेट्रिक प्रेशर, जिसको हम 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दे रखा होगा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ बी क्या है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है। और दूसरा आता है टी, टी क्या है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देखो नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टी प्लस 273 लिखा हुआ है। तो टी यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर रखोगे, टी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी है उस डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है यहाँ पे रखोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मूला। तो अब यहाँ से न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एम की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल ही लोगे, जनरली एम की वैल्यू 1 ही लेते हैं हम लोग। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी कि अगर कहीं पे दे रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर दी हुई है तो जनरली एम की वैल्यू 1 ले लोगे और डेल्टा की वैल्यू भी 1 ले लोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये डेल्टा अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दी है, कुछ नहीं दे रखा है, बी और टी की अगर जानकारी नहीं दी है तो आप डेल्टा की वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे। वैसे ही अगर ये सब कोई जानकारी नहीं दी है तो एम की वैल्यू को भी 1 कंसिडर करोगे, यानी कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर दे रखा है तो 1 ले लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया जिसपे कोरोना सुनने में सुनाई देने लगेगा। नाउ वो वोल्टेज जिसपे कोरोना दिखाई देने लगेगा, नाउ दिस इज इन एडिशनल वोल्टेज, यानी कि वो अगर शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा मैंने भी पीछे बताया था, जब थोड़ा करंट डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो सुनाई देने लगेगा। लेकिन जब ह्यूज क्वांटिटी में होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हायर वोल्टेज अप्लाई जब हम करेंगे, और उसको कहते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल मतलब जब वो वोल्टेज दिखाई देने लग जाए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीवी से। और ये भी क्या होता है, ये भी एक फेज वोल्टेज होता है जिसमें हमें कंडक्टर पे, पूरे कंडक्टर में हमें एक वॉयलेट ग्लो या कह सकते हो कोरोना ग्लो देखने को मिलेगा। तो दिस इज अगेन अ फेज वोल्टेज, फेज टू न्यूट्रल दे रखा है ना, दिस वन रिप्रेजेंट क्या है, फेज वोल्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि लाइन वोल्टेज की, यानी वो फेज वोल्टेज, मिनिमम फेज वोल्टेज जिसपे हमें कोरोना दिखाई भी देने लग जाए सुनाई देने के साथ साथ। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जैसे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो कंडक्टर जो होंगे वो वॉयलेट कलर के ग्लो को शो करने लगेंगे। ऐसा एक्चुअली बहुत रेयर होता है क्योंकि हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमने प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी लगाई होती हैं। तो ये एक जस्ट एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका जो हमने क्रिटिकल वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर एडिशनल टर्म आ जाती है 1 प्लस 0.3 डिवाइड बाई अंडर रूट में डेल्टा आर, बस ये एक नई टर्म आ जाती है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो देखो अगर हम इसको, इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो ना, दिस वन, ये रिप्रेजेंट, दिस वन रिप्रेजेंट वी सी, एंड ये वाला जो है एडिशनल, दिस वन रिप्रेजेंट वी एडिशनल डेल वी कह सकते हो। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विजुअल इक्वल टू वी क्रिटिकल प्लस, आई थिंक इसको हम लिख सकते हैं एम पी जी नॉट आर डेल्टा 0.3 डिवाइड बाई अंडर रूट में डेल आर एल एन डी बाई आर। तो जो क्रिटिकल वाला फॉर्मूला था 1 का मतलब ये हो गया, क्रिटिकल वाला जो हमने जनरली फॉर्मूला पढ़ा था वो प्लस ये वाली टर्म उसके अंदर और जोड़ देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ जोड़ोगे तो विजुअल निकल के आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आप इसको याद रखिए। नाउ ये भी क्या होता है, किलोवोल्ट पर फेज में रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे MVA की वैल्यू 1 लेंगे पॉलिश कंडक्टर के लिए, 0.7 लेंगे, 0.7 से 0.8 फॉर रफ कंडक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिस इज योर विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज एंड पिछला वाला जो था वो क्रिटिकल था। नाउ इसकी एक बात आपको ध्यान रखनी, विजुअल जब यानी कि जब कोरोना दिखाई देने लग जाएगा तो वो वोल्टेज 100% ज़्यादा होगा क्रिटिकल वैल्यू से, यानी कि जिस पे सुनाई देगा, सुनाई जो वोल्टेज देगा वो कम वोल्टेज पे भी देने लग जाएगा। तभी तुमने देखा होगा हिसिंग साउंड तुम्हें अक्सर सुनाई दे जाती है लेकिन दिखता नहीं होगा ऐसा वॉयलेट ग्लो। क्यों? क्योंकि विजुअल होने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द कोरोना इफेक्ट। नाउ आप लोगों को मैं 2 लेक्चर सजेस्ट करूंगा। अगर आप कोरोना डिस्चार्ज, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये कैसे हो रहा है इसको देखना चाहते हो तो इसके लिए लेफ्ट वाला लेक्चर देखना, 5 मिनट का है। और वहीं पे अगर आप जानना चाहते हो इंसुलेटर का क्या रोल है पावर सिस्टम में और कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ फेलियर आ जाते हैं, और पोर्सलिन एंड ग्लास इंसुलेटर में क्या अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब के लिए आप राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये सीरीज 4-5 पार्ट में बन रही, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू।